बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही एक अनाथ लड़की थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। आरोही के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद आरोही ने अपनी दादी को ही सब कुछ मान लिया था, माँ भी पिता भी। वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दादी बूढ़ी थी, इसलिए समय के साथ साथ वह कमजोर होती गई और बीमारी ने उनके शरीर में घर कर लिया था। आरोही गांव के एक बुटीक पर काम करने जाया करती थी, क्योंकि उसे सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही थी और अपना और अपनी दादी का ख्याल भी रख रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दादी दादी, मुझे आप पिताजी के बचपन की बातें बताइए। आखिर पिताजी कैसे थे? शरारती थे, नटखट थे या फिर वो बिल्कुल शांत थे? बताइए ना दादी जी, पिताजी आखिर बचपन में कैसे थे? अरे बेटा, किशोरदास तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बच्चा था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती। बिल्कुल तुम अपने पिता के ऊपर गई हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई और तुमने उसे बखूबी निभाया है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाती हो, वहां से आने के बाद बुटीक पर भी जाती हो और फिर अपनी इस बूढ़ी दादी का कितना ख्याल भी तो रखती हो। बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। वो बिल्कुल भी शरारती नहीं था, बस उसे सबका ख्याल रखना आता था। हाँ दादी, माँ पिताजी कितने ज्यादा अच्छे थे। वो हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। दादी दादी दादी, आपको क्या हो गया? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। दादी, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? दादी दादी, अपनी आंखें खोलिए। दादी, क्या हुआ? आरोही की दादी उससे बातें करते करते बेहोश हो जाती हैं। आरोही अपनी दादी को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर दादी के सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आती हैं तो आरोही डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। मेरी दादी को क्या हुआ? आज से पहले तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे बातें कर रही थी, अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी जी कैसी है? मेरी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वह मेरी दुनिया है। प्लीज मुझे बताइए वो कैसी है? तुम्हारा उनके प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जब तुम अपनी दादी का ख्याल ही नहीं रख सकती? क्या तुम्हें पता नहीं उन्हें कितनी बड़ी बीमारी है? बीमारी? दादी को कैसी बीमारी है? मुझे कुछ नहीं पता और दादी जी ने मुझे आज से पहले अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है? देखो आरोही, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्हारी दादी को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो। क्या पता ऑपरेशन के बाद हम तुम्हारी दादी को बचाने में कामयाब रहे, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? डॉक्टर आप चिंता न करो, मैं मेरी दादी को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करूंगी, घर भी बेच दूंगी, लेकिन मैं मेरी दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी दादी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, आप चिंता न करो। ऐसा कहकर आरोही हॉस्पिटल से वापस आ जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वह इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करेगी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी उसे अपनी बुटीक मालकिन की याद आती है। मुझे बुटीक मालकिन सरिता आंटी के पास जाना चाहिए, वह तो मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हैं। जरूर मेरे मुसीबत के समय वह मेरे काम जरूर आएंगी। हाँ, यही सही रहेगा, मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर आरोही अपने आंसू पहुंचकर बुटीक पर जाती है। आरोही को देखकर बुटीक मालकिन सरिता कहती है, आरोही तुमने तो आज की छुट्टी ली थी, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो, फिर यहाँ कैसे? सरिता आंटी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, मुझे निराश मत करना। आपको पता है मेरी दादी को कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मुझे 2 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप मुझे उधार के तौर पर 2 लाख रुपए दे सकती हैं? मैं आपके यहाँ रात दिन सिलाई करूँगी और एक एक पाई पाई चुका दूंगी। आपको तो पता ही है मेरी दादी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज मना मत कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। आरोही बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आज ही मुझे लहंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और तुम बहुत अच्छे लहंगे भी बनाती हो। अगर तुम यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देती हो तो हमें बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी और तुम्हारी दादी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। लेकिन यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। क्या तुम कर दोगी? सरिता आंटी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी और ये लहंगों का ऑर्डर मैं 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दूंगी। रात दिन सिलाई करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। इस तरह से आरोही के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है कि चलो मेहनत करने के बाद उसे पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन आरोही को कहाँ पता था कि उसी के बुटीक में उससे जलने वाली 2 लड़कियां रहती हैं जो हमेशा उससे जलती रहती थी, दिव्या और सुमन। तभी वह आपस में बातें करती हैं। यह करमजली अनाथ हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती है। यह ऑर्डर तो हमें मिलने वाला था। अगर ये ऑर्डर हम दोनों पूरा करते तो हमें कितने ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन बीच में आकर टपक गई, हमारा ऑर्डर ले लिया इस मनहूस ने। दिव्या, हमारी मालकिन ने इस आरोही की बच्ची को इस ऑर्डर को इसलिए दिया है क्योंकि ये लहंगे बहुत अच्छे बनाती है ना। हम ऐसे लहंगे बना नहीं पाते, उसका भी काम हो जाएगा और इसे 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे इसकी दादी की इलाज के लिए। दोनों में बहुत बनती है, हमेशा एक दूसरे के काम आती रहती है। दिव्या, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम इस आरोही की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ तो सोच ताकि हम इसे सबक सिखा सकें। सुमन, मैंने सोच लिया है। अब हम दोनों जो करने वाले हैं ना, वो ऐसा होगा जिससे बुटीक मालकिन का भी नुकसान होगा और इस आरोही की बच्ची का भी। अब हम भी देखते हैं कि कैसे अपनी दादी का इलाज करवा पाती है। हमसे हमारा ऑर्डर छीना है ना। देख, अब हम तेरे साथ क्या करते हैं, बना। जितनी मेहनत से लहंगा बना सकती है बना। उसके बाद हम जो करने वाले हैं ना, वो तेरी सोच से भी परे होने वाला है। बहुत मजा आएगा तेरी बर्बादी और बुटीक मालकिन की बर्बादी देखते हुए। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर दिव्या और सुमन एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी आरोही, वह 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती। 4 दिन तक रात दिन मेहनत करती है और वह लहंगों का ऑर्डर पूरा कर देती है। तभी सरिता आंटी का फोन आता है। आरोही बेटा, तुम वह सभी लहंगे जो तुमने बनाए हैं वह शहर में लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाओ और वो जो भी तुम्हें पैसे देंगे मुझे लाकर दे देना। ठीक है, संभल कर जाना। आरोही वह सभी लहंगे लेती है और शहर जाकर लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाती है और लाला सेठ आरोही को जो भी लहंगों के पैसे देता है वह सभी लेकर शहर से वापस आ रही थी। तभी दिव्या और सुमन चोर का रूप लेती हैं और आरोही को रास्ते में ही रोक लेती है और उसे चाकू दिखाकर उससे सभी पैसे छीन लेती हैं और उसके बाद बेचारी आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई भी करती हैं और सभी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। बेचारी आरोही वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब मैं बुटीक मालकिन के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? उनसे क्या कहूंगी कि रास्ते में चोरों ने मुझसे पैसे छीन लिए? पता नहीं वो मेरी इस बात पर भरोसा करेंगी भी या नहीं। कहीं वो मुझे लालची न समझ ले। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मुझे शहर भेजा। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ मेरी दादी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अगर 2 लाख रुपए का जल्द से जल्द बंदोबस्त नहीं हुआ तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मुझे मेरे माता पिता की तरह हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली जाएगी। मेरे दादी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे तो उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई मेरा घर भी नहीं खरीद रहा। मैं क्या करूं? दादी का इलाज, मालकिन के पैसे, ये सब कहां से लेकर आऊं? हे ऊपर वाले, तूने मुझ जैसी अनाथ लड़की के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी क्यों डाली? मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दे। मैं क्या करूं? इस तरह से आरोही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी आरोही के पास एक बहुत सुंदर परी आती है और वह आरोही से कहती है,
आरोही, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं और तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकती हूँ। बादलों में जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे के घर हैं और दोनों में से एक के अंदर मेरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मेरी जादुई छड़ी बादलों से लेकर आ जाती हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी जितने की तुम्हें जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ परी जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं बादलों में कैसे जाऊंगी। मेरे पास तो आपकी तरह पंख भी नहीं है। तभी वह परी ताली बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है, जिसकी मदद से आरोही बादलों में पहुँच जाती है। तभी उसे बादलों में जादुई 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर नजर आते हैं। तभी जादुई सोने के लहंगे के घर से आवाज आती है, आरोही, मेरे जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतनी सारी धन दौलत कि जिंदगी भर तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगी और सारी जिंदगी ऐश करोगी। मेरे घर के अंदर आओ और सारी धन दौलत अपने साथ ले जाओ। आरोही, मेरे जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत तो नहीं है और ना ही तुम्हें देने के लिए कुछ और, लेकिन मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। उनकी सेवा के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर के अंदर आकर उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर सकती हो? मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर को चुनती हूँ और उन बूढ़ी अम्मा की सेवा करना चाहती हूँ। बड़े बूढ़ों की सेवा करना पुण्य का काम है और मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ, धन दौलत लेना नहीं चाहती। क्योंकि मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत के लालच के लिए नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर बूढ़ी अम्मा की सेवा करने के लिए जाऊंगी, ताकि मैं पुण्य कमा सकूं। आरोही के इतना कहते ही जादुई सोने के लहंगे का घर अदृश्य हो जाता है और आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाती है तो उसके अंदर कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि परी की जादुई छड़ी थी और वह उस जादुई छड़ी को सही सलामत परी के पास लेकर आ जाती है। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी दुखी हो, इतनी परेशान हो, तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है कि तुम धन दौलत के लालच में आती हो या नहीं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने इतने परेशानी में भी बुराई का रास्ता नहीं चुना, तुमने लालच नहीं किया। इसलिए बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आज से तुम्हारा है। तुम जादुई लहंगे के घर से जो भी कुछ मांगोगी हमेशा तुम्हें मिलता रहेगा। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से बादलों का जादुई चांदी के लहंगे का घर आरोही को दे देती है। आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उससे बहुत सारी धन दौलत मांगती है और जादुई चांदी का लहंगे का घर आरोही को बहुत सारी धन दौलत दे भी देता है। आरोही उनमें से थोड़े से पैसे लेकर अपनी बुटीक मालकिन के पास जाती है और उन्हें दे देती है। तभी दिव्या और सुमन यह देखकर चौंक जाती हैं और वह आरोही के पास आती हैं और उससे कहती हैं, तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मालकिन को कैसे दे सकती हो? तुम्हारे पैसे तो चोरों ने चुरा लिए थे और तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई भी की थी। फिर तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर सकती हो? कहाँ से लेकर आई? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वह चोर बनकर तुम ही मेरे पास गई थी ना और तुमने ही वह पैसे चुराए थे ना। तुम मुझे सरिता आंटी के सामने बदनाम करना चाहती थी ताकि मैं अपनी दादी का इलाज न करवा सकूं। तुम जैसी बुरी लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। आज से पहले तुम मेरे साथ छोटी मोटी हरकतें करती रही, लेकिन मैं ये सब कुछ नजरअंदाज किया, लेकिन आज नहीं करूंगी। तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर आरोही सरिता आंटी को उन दोनों की सारी हरकतें बताती है। तभी सरिता आंटी दोनों बहनों को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि वह आगे से किसी के साथ ऐसा न कर सके। दोनों बहनों को उनकी की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपनी दादी का इलाज करा देती है और कुछ ही दिनों में आरोही की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आरोही अपनी दादी के साथ जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हंसी खुशी रहती है और अपने साथ साथ और भी गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है
आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूंगी। बाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे। मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस।
बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है, और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है, और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं, और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ, और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है, और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है, और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है, और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं, और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई, और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी, और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है, और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं, और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं, और उसके बाद उससे कहती हैं, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना लूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतना
मैंने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।